हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। चलो भाई, पहचाना कि नहीं? सूरज पांडे, फील्ड फिजिक्स बाय सूरज पांडे। ठीक है, तो मेरा नाम है सूरज पांडे और आप देख रहे हैं फील्ड फिजिक्स बाय सूरज पांडे। और आज हमारा टॉपिक क्या चलेगा? आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेव ऑप्टिक्स का, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में हमने कितने लेक्चर किए हैं? 3 या 4 लेक्चर किए हैं, जो कि आखिरी वाला लेक्चर अभी इसके जस्ट पहले जो हुआ था उसमें न्यूमेरिकल्स पार्ट हमने देखे थे। लेकिन देखो, ध्यान देना, हमने न्यूमेरिकल्स किस पे किए हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स किए हैं, बेसिक जो हमने पढ़े थे। लेकिन आज हम YDSC पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसका? वेव ऑप्टिक्स का। और इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। अगर टाइम बचेगा तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, और अगर टाइम नहीं बचा तो नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक। ठीक है, सब्सक्राइब तो भाई आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये हो गया, अधिकार का यूज कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, आज तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सुपर पोजिशन ऑफ वेव। पहले हम क्या करेंगे? सुपर पोजिशन पढ़ेंगे। उसके बाद कोहेरेंस क्या होता है वेव में, इनकोहेरेंट और कोहेरेंट वेव में फर्क क्या होता है ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे YDSC। ठीक है, तो चलो टॉपिक शुरू करते हैं। जो नए चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाल वाला बटन हिट करें और लाइक करें अगर उनको अच्छा लगे तो। और साथ ही साथ कुछ सजेशंस हो तो कमेंट भी करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर पोजिशन ऑफ क्या भाई? वेव्स का ही सुपर पोजिशन होगा, याद रखिए। चैप्टर ही है वेव ऑप्टिक्स। बच्चों, आप सोच रहे होंगे क्या सर आज रेड पेन से ही करेंगे पूरा काम? तो हाँ बच्चों, रेड और ब्लैक दोनों यूज करके करेंगे, क्योंकि ब्लैक में थोड़ा सा इंक थोड़ा लग रहा मुझे कम है और मैंने चेक नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन रेड मेरा परफेक्ट चलेगा और बहुत बढ़िया सेशन जाएगा आज। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहली चीज सर, सुपरपोजिशन होता क्या है? ठीक है, देखिए, जब भी 2 सोर्स आपने लिया, ठीक है, कोई भी 2 सोर्स लिया और एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लो, ले लो एग्जांपल, ये ले लिया S1, ये ले लिया S2। 2 सोर्स आपने ले लिया, इन दोनों सोर्स से वेव चली। ठीक है, इन दोनों लाइट सोर्स से वेव निकली। इन दोनों लाइट सोर्स से वेव अपनी चली। लो भाई, ये नहीं चल रहा, इसको ट्राई करते हैं। लो भाई, वेव चली। दोनों वेव चल के एक पॉइंट पे मीट की। ठीक है, ध्यान देना। या ये लो भाई, यहां से वेव निकली सर यहां से वेव निकली। ये दोनों वेव एक पॉइंट P मान लेता हूं मैं, इस पॉइंट P पे दोनों वेव मीट की। तो सर, सुपरपोजिशन का फंडा क्या बोलता है? सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि भाई, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट y1 मान लें, इस वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 मान लें और इस वेव 2 का डिस्प्लेसमेंट y2 मान लें, तो हम क्या बोलेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे क्या होगा? क्योंकि सुपरपोजिशन मतलब 2 वेव सुपर इंपोज हो रही हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। अल्टीमेटली सुपरपोजिशन का मतलब होता है ओवरलैपिंग। तो अगर 2 वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रही हैं या ओवरलैप कर रही हैं, तो हम बोलते हैं सर, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट सर क्या आएगा? तो भाई, पहले का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरे का डिस्प्लेसमेंट, दोनों को ऐड कर दो, यही आपका होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत आसान सर, y1 प्लस y2 ऐड कर दीजिए और आपका क्या आ जाएगा? सुपरपोजिशन। तो इसका मतलब सर, सुपरपोजिशन क्या होता है? ये नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 वेव is equals to the displacement of individual summation of displacement of individual wave।
मतलब आप अगर नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो इंडिविजुअल वेव का डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दीजिए, ये होता है सुपरपोजिशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर सुपरपोजिशन क्यों पढ़ाया आपने? क्योंकि हम इसका यूज करेंगे किसमें, इंटेंसिटी निकालने में, अभी करेंगे यूज। ठीक है, तो आपने समझ लिया सर, अगर दो सोर्स हैं, दोनों सोर्स से लाइट निकली, पहले का डिस्प्लेसमेंट y1 हुआ, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट y2 हुआ, सर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ y1 प्लस y2। क्लियर? चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो सर ये हो गया सुपरपोजिशन। अब सर क्या, अब हम कोहेरेंट पढ़ेंगे। सर कोहेरेंट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कोहेरेंट क्या होता है सर, और इनकोहेरेंट क्या होता है, अभी सब क्लियर हो जाएगा आपको। कोहेरेंट, जब भी हम कोहेरेंट की बात करते हैं, ठीक है, एक मिनट, जब भी हम कोहेरेंट की बात करते हैं तो कोहेरेंट कहने का सेंस ये है कि मान लो दो सोर्सेज हैं, फिर से दो सोर्सेज से लाइटें निकली, ठीक है, जब भी दो सोर्सेज से लाइटें निकली और मीट की, और हम तभी उन दोनों पॉइंट, मतलब जहां वो मीट कर रही हैं, उन दोनों सोर्स को, उन दोनों लाइटों को कोहेरेंट बोलेंगे अगर उनका फेज डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा। ध्यान देना बच्चों, ध्यान, बहुत क्लियरली फोकस करना है। क्या कि अगर दो वेव कोहेरेंट हैं, ठीक है, टू वेव्स आर कोहेरेंट, दो वेव तभी कोहेरेंट होंगे ओनली इफ फेज, ओनली इफ, ठीक है, लिख देता हूं भाई अगर आपको क्लियर नहीं है, ओनली इफ, ध्यान देना, फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू वेव, मतलब फेज डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो वेव तभी कोहेरेंट हो सकती हैं कि अगर उन दोनों का फेज डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो, अदरवाइज वेव कोहेरेंट नहीं होंगी। फेज डिस्प्लेसमेंट मतलब फेज डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, फेज डिफरेंस, उनके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने चाहिए, तभी दो वेव आपके क्या होंगी, कोहेरेंट होगी। अभी एग्जांपल लेके देखेंगे, ठीक है। तो अगर फेज डिफरेंस दो वेव का कांस्टेंट हुआ तो सर दोनों वेव क्या हो गई, कोहेरेंट हो गई सर। और ये फेज डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कैसे होगा सर, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस बिटवीन वेव, अच्छा, फेज डिफरेंस ऑफ वेव इज कांस्टेंट होना चाहिए सर with respect to time, सर फेज डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन समय के अनुसार कांस्टेंट होना चाहिए, ये बात आ गई। तो कोहेरेंट कब होंगे वेव्स, अगर उनके फेज डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होंगे। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने दो सोर्स ले लिए, मैंने बोल दिया दो सोर्स हैं और दोनों से लाइटें निकल रही हैं, और मैंने अगर बोला कि अगर दोनों सोर्स से जो लाइटें निकल रही हैं वो एक दूसरे के कोहेरेंट हैं, अगर आपने ये शब्द बोल दिया कि एक दूसरे के कोहेरेंट हैं, तो ये गारंटी है कि उनका फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है, उनका फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। सर फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहेगा, ये थोड़ा समझा दीजिए। तो फेज डिफरेंस मतलब ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया पहला वेव y बराबर a, एम्पलीट्यूड है a, साइन ओमेगा टी, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी मान लो ले लिया। दूसरा भी मैंने कुछ ले लिया, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान देना बच्चों, यहां मैंने फेज डिस्प्लेसमेंट जो था आपका 0 लिया, यहां मैंने फेज आपका फाइव ले लिया। दोनों का फेज डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का फेज डिफरेंस सर
फेज डिफरेंस फाई आएगा दोनों में, इसका 0 हो गया, इसका फाई, मतलब फेज डिस्प्लेसमेंट फाई आएगा। सर अगर ये फेज डिस्प्लेसमेंट समय के अनुसार कांस्टेंट रहा, यही मेंटेन रहा समय के साथ, तो हम क्या बोल देंगे सर, ये वेव कोहेरेंट है। अभी और क्लियर समझ में आएगा, ये तो मैंने इससे सिखाया, आप डायग्राम से देख लो एक बार। ये लिया आपने पहला वेव, ये लो, ये हो गया। सर हमने दूसरा वेव भी ले लिया, ये लो सर। अब ध्यान देना, यहां दोनों के मैक्सिमम मीट कर गए, यहां दोनों के मिनिमम मीट कर गए। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम मीट गए, अगली बार भी मैक्सिमम मैक्सिमम मीट किए, अगली बार भी मैक्सिमम मैक्सिमम, मतलब अगर दोनों के मैक्सिमाज, मतलब मैंने एक ऐसे रैंडम सा वेव लिया था, दोनों में फेज डिस्प्लेसमेंट 0 करके लिया है मैंने, दोनों के मैक्सिमाज मिनिमाज मीट करते जा रहे हैं। या मान लो कोई फेज लैगिंग पे भी होगा, मान लो यही वेव थोड़ा सा आगे होगा, इन केस थोड़ा आगे भी ले लेता हूं, लो डाउट ना हो, इसी वेव को हम थोड़ा आगे ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे ले लिए, यहां पे भी सर ये जो पॉइंट आएगा, यही दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले मैक्सिमम के लिए पॉइंट बनना चाहिए। मतलब सर फेज अल्टीमेटली क्या होना चाहिए कि दोनों वेव में फेज अगर सेम रह गए पूरे वेव के दौरान, तो हम क्या बोल देंगे सर, वेव कोहेरेंट है। और फेज सेम होने की एक और कंडीशन होती है कि भाई फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए सर। कंडीशन क्या होती है इसकी सर, फ्रीक्वेंसी भी आपका सेम होना चाहिए सर। फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो अपने आप वो वेव कोहेरेंट हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि भाई अगर दो लाइट सोर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है सर, तो वो कोहेरेंट नहीं हो सकती है। और आप ये भी जज करना कि भाई कोहेरेंसी तभी होती है अगर सेम लाइट सोर्स से निकले लाइट और उसको दो लाइटों में स्प्लिट कर दिया जाए। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, समझता सर, कोहेरेंट तभी हो सकते हैं वेव जब उनका सोर्स सेम रहे। ये भी पॉसिबिलिटी, मान लो मैंने एक बल्ब लिया, ये लो भाई, बल्ब को जला दिया मैंने, लाइट निकली। अब मैंने एक स्लिट लिया यहाँ पे, एक स्लिट यहाँ पे, यही लाइट जा रही थी यहाँ भी, यही लाइट यहाँ भी जा रही है। ठीक है, यही बल्ब की लाइट यहाँ भी पहुंची, यही बल्ब की लाइट यहाँ भी पहुंची। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, जो इसके बाद जो वेव निकलेगी, इसके बाद जो वेव निकलेगी सर, ये दोनों क्या है, ये दोनों कोहेरेंट है। सर क्यों कोहेरेंट है, क्योंकि भाई दोनों का सोर्स सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। भाई फ्रीक्वेंसी पे ही सोर्स डिपेंड करता, मतलब सोर्स पे ही फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। अगर लेक्चर नहीं देखा तो पिछला लेक्चर जाइए, वॉच कीजिए, उसके बाद आपको यहां से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहां जो भी आपको डाउट आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट हमने 3 लेक्चर लिए हैं और वो आप पढ़ेंगे तभी आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बनेंगे, फिर ये लेक्चर में आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सर अगर मैंने सेम सोर्स ले लिया, ठीक है, सेम सोर्स ले लिया मतलब फ्रीक्वेंसी सेम ले ली। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो सर ऑटोमेटिक है वेव कोहेरेंट हो जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो फेज डिफरेंस जो आपका कांस्टेंट रह जाएगा और आपके वेव कोहेरेंट हो जाएंगे। तो कोहेरेंट क्या हुआ सर, दो वेव तभी कोहेरेंट होंगे अगर उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ कांस्टेंट हो जाए तो वो वेव कोहेरेंट हो गए। ठीक है, क्लियर इतना। हमने कोहेरेंस पे डायग्राम भी देख लिया, कोहेरेंसी पे ये भी देख लिया, क्लियर। अब देखिए ये इतना आपका क्लियर हो गया सर कोहेरेंट क्या होता है। अब हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, क्या आएगा, अगर दो वेव कोहेरेंट है तो बताइए उनका मैक्सिमा और मिनिमा कहां बनेगा। मतलब अल्टीमेट मैक्सिमा मिनिमा निकाल के बताइए उनका एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो हम सब देखेंगे। तो हम क्या आपका वो डालो, पॉइंट डालो। ठीक है, क्या भाई, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ कोहेरेंट वेव। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ठीक है, एंड इंटेंसिटी ऑफ कोहेरेंट वेव।
कोहेरेंट वेव की बात हो रही है सर, इनकोहेरेंट वेव पे कॉन्सेप्ट मत लगाना, ठीक है। हमको बोल दिया भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बताओ कोहेरेंट वेव की। तो चलो भाई, एक हमने ले लिया पहला वेव जिसको हमने y1 बोल दिया, a1 साइन ओमेगा टी को हटाओ, साइन kx माइनस ओमेगा टी। सर पहला वेव ले लिया। सर दूसरा वेव y2 a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। सर दूसरा वेव ले लिया हमने, ठीक है। ये आपका पहला वेव हुआ, ये आपका दूसरा वेव हुआ। अब मुझसे पूछा गया भाई दोनों वेव कोहेरेंट थे, ठीक है, दिख भी रहा कोहेरेंट क्योंकि फाई ही फेज डिस्प्लेसमेंट आया दोनों में। सर दोनों वेव कोहेरेंट है। सर ये बताइए इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। तो चलो आज देखते हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, ठीक है। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ, मतलब अप्लाइंग सुपरपोजिशन, सीधा लिखता हूं, अप्लाइंग सुपरपोजिशन, क्योंकि बोला है भाई रिजल्टेंट चाहिए। और हमने क्या पढ़ा, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड वेव। तो वही करेंगे। तो रिजल्टेंट निकालना है तो वाई नेट, सर कैसे आएगा, y1 प्लस y2, पहला और दूसरा ऐड कर लीजिए। चलिए भाई ऐड कर लेते हैं। y1 कितना है सर, थोड़ा टिग्नोमेट्री लगेगी, ठीक है। तो अगर याद नहीं होगा तो हम बता तो देंगे ही क्या लग रहा है, लेकिन आपको टिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। A1 नीट वाले बच्चों बेसिक तो आपको आना चाहिए। आप भाई जेई वालों को तो पूरा रटा रहना चाहिए टिग्नोमेट्री भाई। A1 साइन kx माइनस ओमेगा टी। सर दूसरा क्या है, A2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। दूसरा हो गया, मिटाओ ऊपर से, आगे सॉल्व करें। भाई ये तो ऐसे ही रहेगा, A1 साइन kx माइनस ओमेगा टी। सर दूसरा A2 साइन A प्लस बी का फॉर्मूला, इस पूरे को A मान लो और ये B, साइन A प्लस बी का तो क्या होता है, साइन A कॉस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, कॉस A साइन B, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। अब जल्दी ली बच्चों देखो, तो क्या हुआ सर, यहां से क्या निकलेगा, देखो A2 इससे भी इंटू होगा, A2 इससे भी इंटू होगा। हम साइन kx माइनस ओमेगा टी यहां से, साइन kx माइनस ओमेगा टी यहां से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। A2 इससे भी इंटू होगा, A2 इससे भी, देखो प्लस साइन है बीच में, तो क्या आया सर, A1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, सर ये आया, प्लस A2 साइन kx माइनस ओमेगा टी कॉस 5, ठीक है। और A2 फिर से A2 कॉस kx माइनस ओमेगा टी, यहां इंटू साइन 5, इंटू है वहां साइन 5। अब मैंने एक साइन kx माइनस ओमेगा टी दोनों से कॉमन कर लिया, तो क्या आया यहां से, A1 प्लस A2 कॉस 5 बराबर साइन kx माइनस ओमेगा टी, यह आया। और दूसरे में क्या बचा बच्चों, A2 कॉस kx माइनस ओमेगा टी इंटू साइन 5, ये तो हुआ, ठीक है। अब ध्यान देना,
अब बस हम पहुंच चुके हैं अपने रास्ते के एंड पे। तो ये बस देखो, अब इसमें क्या करना है, इस पूरे को, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड हुआ, ये भी एम्पलीट्यूड हुआ, A2 साइन इतना, तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लो A cos फाई, ठीक है, और यहां पे A साइन फाई तो है ही सर, ये और देखो, इनको क्या मान लोगे, A साइन फाई, ठीक है भाई, इसको उधर रखना, साइन को इधर लेके आना। तो देखो इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर, तो यहां मान लेते हैं सर A cos फाई इज इक्वल टू A1 प्लस A2 cos फाई। क्लियर सर, या cos थीटा मान लो, cos थीटा मान लो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, फाई और थीटा में साइन थीटा मान लो। सर ये A cos थीटा ये हो गया, A साइन थीटा सर क्या हुआ, A साइन थीटा बराबर A2 साइन फाई। क्लियर, हमने इस पूरे को, मतलब साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये तो टर्म छोड़ो, इसका पूरा कोफिशिएंट क्या बना, एम्पलीट्यूड, उसको हमने A cos फाई मान लिया, इसका cos kx माइनस ओमेगा टी, इसका एम्पलीट्यूड A साइन फाई, ये हो गया सर। अब सर क्या करेंगे, सर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो क्या होगा, इनका स्क्वायर करो, सर दोनों का स्क्वायर करते हैं, ये लो भाई, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका, अब दोनों को ऐड कर दो सर, ऐड कर दो सर, A cos स्क्वायर थीटा A साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचा, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ से, और इधर क्या बचा सर, A का स्क्वायर A1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर A2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2 A1 A2 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। अब सर ये वाला कभी ऐड करना है, A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ध्यान देना A2 है सर, यहाँ ध्यान देना, ये देखो A2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, A2 का स्क्वायर कॉमन करोगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये हुआ आपका A रिजल्टेंट, ठीक है, ये A रिजल्टेंट आया। सर सर इसको हटाइए, और कितना आया, ये हमारा आया सर A इज इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 cos फाई, ये अंडर रूट, ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू आया A का। सर अगर हम tan थीटा निकालें तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, tan थीटा को स्क्वायर नहीं था जब, तो क्या था, स्क्वायर नहीं था जब, तो भाई ध्यान देना, ये लो, जब स्क्वायर तो मैंने बाद में किया था ना, पहले स्क्वायर नहीं था, तो सर ये था वैल्यू, हमें tan थीटा निकालना है, तो क्या करो, पहले इसको फिर उसको, tan थीटा पहले ऊपर ये रखना, क्योंकि साइन ऊपर, साइन अपन कॉस tan होता है, तो भाई tan थीटा निकालना है, तो A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। कुछ याद आया कि नहीं इन दोनों रिजल्ट को देख के, वेक्टर तो पढ़ा ही होगा आपने भाई, ये वेक्टर ही तो है क्या, कौन सा लॉ भाई, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर का, ध्यान दीजिएगा। सर ये वेक्टर का है, मान लो आपका एक एम्पलीट्यूड A1 है, एक एम्पलीट्यूड A2 है, और सर पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इनका रिजल्टेंट सर ये आएगा जो A आया है,
सर ये एंगल आपका कितना है, थीटा, और पूरा एंगल सर फाई। तो यही लॉ है, ये ग्राफिकल मेथड है और हमने वैल्यू निकाल दी। आपको बस ये दो इक्वेशन याद रखने हैं, आपको केवल ये दो इक्वेशन याद रखने हैं तो आपका काम बन जाएगा। सर इंटेंसिटी आपको पता है, सबको पता है भाई, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे यहां से, सर इंटेंसिटी कैसे आएगी, तो ए स्क्वायर के वैल्यू आई रख दो, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाई। ठीक है, इंटेंसिटी आपकी ये आ गई। लो भाई, सर ये और सर ये, तो हमें क्या करना है, ये याद रखना है, पहली इक्वेशन ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, और ये इस जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया हमने आपको प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, हमने पूरा प्रूफ करके दिखा दिया, लेकिन आपको याद क्या रखना है, समरी क्या है, समरी है सर, अगर दो वेव हैं तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आएगा सर। ठीक है सर, टैन थीटा ये आएगा, उन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, एक रिजल्टेंट का बताया था ना डायग्राम, ये था, ये बना था रिजल्टेंट, ये था आपका थीटा, और ये पूरा एंगल था फाई। ठीक है, ये A1 मान लो, ये A2 मान लो, ये दो वेव मान लो। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेव, ये A मान लो। तो आपका ये पूरा डायग्राम आया था। तो आपको केवल इस पूरे चीज में, पूरे कॉन्सेप्ट में केवल दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें। एक पहला वाला फॉर्मूला, अगर दो वेव्स हैं जिनका एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, तो ये फॉर्मूला सीधा लगा सकते हो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले वाले का अगर I1 है मतलब A1 का स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही इंटेंसिटी होता है, तो अगर इस पूरे स्क्वायर को उस तरफ करते तो A स्क्वायर आता है। A स्क्वायर की वैल्यू सीधा I रख दिया। A1 का स्क्वायर आता, A1 के स्क्वायर की वैल्यू रूट, ठीक है, A1 के स्क्वायर की वैल्यू सीधा I1, A2 के स्क्वायर की वैल्यू I2, 2 A1 A2 मतलब रूट I1 I2 cos फाई। क्लियर, इतना आपका पूरा कंसेप्ट क्लैरिफाई हो गया होगा। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका एक स्पेशल केस निकालते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस निकालते हैं। ठीक है, तो ये सर इतना तो याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा। चलो, तो इसका एक स्पेशल केस निकालते हैं। स्पेशल केस क्या, ध्यान देना, स्पेशल केस निकालते हैं सर। इसमें स्पेशल केस क्या बनेगा, तो देखना, अगर मैंने बोला सर अगर A1 बराबर A2, कोई भी A0 मान लिया मैंने, A1 A2 मैंने बराबर कर दिया और उसको A0 मान लिया, ये कब होता है, मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए। मोनोक्रोमैटिक लाइट, जहां भी आप ये शब्द लिखा देखना, मोनोक्रोमैटिक लाइट, जहां भी आप ये शब्द लिखा हुआ देखेंगे क्वेश्चन में, मोनोक्रोमैटिक लाइट, इसका मतलब एम्पलीट्यूड पहले वाले वेव का, एम्पलीट्यूड दूसरे वाले वेव का दोनों बराबर हैं, और किसी भी A0 के बराबर रख लो आप। जब भी आप मोनोक्रोमैटिक लाइट देखना, ये कॉन्सेप्ट तुरंत लगा देना, भाई दोनों वेव के एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएंगे। तो सर अगर ये बराबर हो गए तो इसमें रखो बराबर। सर ए क्या आया, A0 का स्क्वायर 2 A0 cos फाई अंडर रूट। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे, 2 A0 का स्क्वायर cos फाई अंडर रूट, रूट के बाहर निकालोगे, A0 तो बाहर आ गया, 2 कॉमन हुआ, 1 प्लस cos फाई। 1 प्लस cos फाई को किसमें कन्वर्ट करो भाई, 1 प्लस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। याद है कि नहीं, 1 प्लस cos थीटा, हाफ एंगल कॉन्सेप्ट क्या बनता है, 2 cos स्क्वायर
थीटा बाई 2, ये बनता है 1 प्लस कॉस थीटा, तो वही बनाएंगे। 2 पहले अंदर था, एक और 2 आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट, यहाँ से क्या निकल के आया 2a0 कॉस 5/2। तो अगर लाइट मोनोक्रोमैटिक हुई, इसका मतलब सर पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड और दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, ये याद रखना पड़ेगा, ये भी एक स्पेशल केस है। मिटाओ इसको, इतना क्लियर हो गया। मतलब सर क्या आया सर अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट हुई तो नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आता है 2a0 cos 5/2, ये आपका नेट एम्पलीट्यूड आता है, ठीक है। और अगर इंटेंसिटी में कन्वर्ट करें सर, इंटेंसिटी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा भाई, a0 है तो भाई ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा इंटेंसिटी में, आई क्या होता है, पानी थोड़ा पी लेते हैं यार, 1 मिनट, इंटेंसिटी निकाल देना है अभी, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। बस इसके बाद हम सीधा क्या करेंगे, YDSC। इंटेंसिटी क्या आ जाएगी सर, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, आई क्या था हमारा, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos phi, यही तो था। क्या कर दो भाई, I1 I2 बराबर कर दो, 2I0 मान लो, I1 बराबर I2 बराबर I0, तो यहाँ 2I0 हो गया, ये 2I0 का स्क्वायर हो गया, मतलब रूट में था बच्चों, तो यहाँ भी 2I0 आ गया, I0 का स्क्वायर, रूट के बाहर I0 cos phi, यहाँ से फिर से वही कॉन्सेप्ट 1 प्लस कॉस थीटा, 2I0 कॉमन करो, बचेगा 1 प्लस कॉस phi, और 1 प्लस कॉस phi ये लगाओगे सीधा डायरेक्टली तो क्या आएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2। क्लियर। तो क्या है यहां से सर अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट हुई सर आपको याद क्या रखना है, नेट इंटेंसिटी क्या आएगी, नेट इंटेंसिटी आएगी 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये स्पेशल केस होता है कब, जब लाइट मोनोक्रोमैटिक हो। तो अगर क्वेश्चन में उसने दे दिया कि लाइट मोनोक्रोमैटिक है तो आपको कुछ याद ही नहीं रखना, सिंपल 2 चीज़ें कि भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a0 cos θ/2 हो जाता है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 cos स्क्वायर θ/2 हो जाता है। ये तो याद रखना, स्पेशल केस है ये। लेकिन साथ साथ वो भी दोनों याद रखने हैं। तो कितने फॉर्मूले हुए सर, एक यहाँ 2 3 और एक चौथा वाला यहाँ पे, ये तो स्पेशल केस हो गया सर। ये हो गया आपका स्पेशल केस किसके लिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए। लेकिन आपको मैंने निकलवा के रखा था इंटेंसिटी, क्या आया था I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 रूट में cos phi। ये तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। ये स्पेशल केस के लिए ये बराबर हो जाता है और इंटेंसिटी भी बराबर हो जाती है, I1 बराबर I2 बराबर I0। ये इस मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए भाई इंटेंसिटीज भी इंडिविजुअल वेव की बराबर हो जाती है और एम्पलीट्यूड भी इंडिविजुअल वेव का बराबर हो जाता है। केवल मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए ध्यान देना बच्चों, ठीक है। ये स्पेशल केस है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर, ये हमारा खत्म हो गया। अब हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, भूलना नहीं, ठीक है। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या आएगा, YDSC, ठीक है, सबका बाप, मतलब वेव ऑप्टिक्स में बहुत सिंपल होता है लेकिन
याद रखना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। अब देखो, जब भी हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरफेरेंस और ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। जब भी हम वेव के इंटरफेरेंस की बात करते हैं, देखो वाईडीसी एक्चुअली क्या है, इंटरफेरेंस है। तो सर इंटरफेरेंस पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। इंटरफेरेंस, जब भी हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, दो वेव, इंटरफेरेंस मतलब ओवरलैप करवाना, दो वेव लो मैंने एक वेव ले लिया ये, ठीक है, दूसरा वेव मैंने ले लिया ये, ले लिया। मैंने बोला सर इस दो वेव को ओवरलैप करवा दीजिए। इंटरफेरेंस का शाब्दिक अर्थ होता है ओवरलैपिंग करना। दो वेव तभी ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करवा दिए सर। ओवरलैप करने पे जो नेट वेव आपका आएगा, देखिए ये आपका कुछ है ए, ये भी कुछ है ए, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा A1 + A2, दोनों ऐड कर दो, ये हो गया, नीचे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई दोनों वेव को अगर इंटरफेरेंस कराना है तो दो प्रकार के इंटरफेरेंस होते हैं। अगर दोनों के मैक्सिमा मीट कर गए तो इसको बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर दोनों के मैक्सिमा मीट कर गए, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू वेव 1 की और वेव 2 की मैक्सिमम वैल्यू अगर मीट कर गई कहीं ना कहीं वेव पे, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों ऐड होके और बड़े हो गए, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के मिनिमा मीट कर गए, मिनिमा मीट कर गए, तो सर दोनों नेगेटिव, दोनों को ऐड करो, सुपरपोजिशन कराओ वेव का, दोनों नीचे की तरफ। तो सर पहले केस वन में सर y बराबर y1 + y2 किया हमने, ये दोनों पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों वेव ऐसे बन गया। लेकिन दोनों नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेव घट गया। सर एक और हो सकता है सर, एक और हो सकता है, मिटाओ इसको, समझ में आ गया ना इतना। देखो इंटरफेरेंस मतलब सीधा होता है ओवरलैपिंग, इंटरफेरेंस का और कोई मतलब ही नहीं होता ओवरलैपिंग। तो एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप वही दोनों केस देख लेंगे। इंटरफेरेंस मतलब ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स, ये क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ वेव, ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स। जब हम किन्हीं दो वेव को ओवरलैप कर दे तो उसका मतलब इंटरफेरेंस हो जाता है। सर ये दो प्रकार के हैं ओवरलैपिंग। सर एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ट्रक्टिव। सर कंस्ट्रक्टिव नाम क्यों आया इसका, क्योंकि यहां दोनों ऐड होके कोई बड़ा वेव बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर दूसरा क्या है, डिस्ट्रक्टिव एक दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी देखिएगा कंस्ट्रक्टिव में सर ये वेव था, सर दूसरा वेव ये आ गया। सर दोनों का एडिशन, रुक जाओ सर ये वेव है सर दूसरा वेव ये है। सर रिजल्टेंट वेव क्या है, ये हो गया, दोनों ऐड हो गए, दोनों पॉइंट ऐड हो गए, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट कर गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर डिस्ट्रक्टिव कब होता है, ध्यान देना, ये थे, दूसरा लो भाई, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव एक दूसरे को खा गया, ठीक है। क्योंकि भाई सुपरपोजिशन में क्या, दिनों को ऐड ही तो करना था। ये वेव पॉजिटिव, इसका एम्पलीट्यूड, इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट वेव क्या है सर, रिजल्टेंट वेव सर कुछ आए नहीं, एक लाइन आ गई, लो
एक लाइन आ गई, क्योंकि भाई पॉजिटिव नेगेटिव को खा गया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खा गया, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव खा गया। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके जो पॉजिटिव इंटेंसिटी मतलब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है, और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड एक दूसरे को काउंटरैक्ट कर जाते हैं, कैंसिल कर जाते हैं। तो क्या हुआ आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर ये होता कैसे है, देखो आपने कभी देखा होगा किसी स्क्रीन पे, कभी ना कभी जरूर जिंदगी में देखा होगा, एक वाइट लाइट है, फिर ब्लैक लाइट, फिर वाइट लाइट, फिर ब्लैक लाइट, फिर वाइट लाइट, फिर ब्लैक लाइट, ऐसा देखा जरूर होगा कहीं ना कहीं। सर वो क्या होता है, वो यही इंटरफेरेंस ही होता है। जहां वाइट लाइट है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो वेव ऐड हो गई, ब्राइट हो गया, ठीक है। लेकिन सर जहां ब्लैक लाइट है मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो वेव सब्ट्रैक्ट हो गई और काला पड़ गया, वहां लाइट बची ही नहीं, ठीक है। यहां पे लाइट बची थी इसलिए वाइट आ गया था जोन, और जब ब्लैक हो गया तो ब्लैक जोन, वहां लाइट बची ही नहीं। तो आपने कई जगह देखा होगा, पर्दों पे देखा होगा, वाइट व्हाइट ब्लैक, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव। सर कंस्ट्रक्टिव कैसे, सर दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो गए। सर इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, सर इसका एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 हो गए, ऐड हो गए एम्पलीट्यूड। सर यहां दोनों का एम्पलीट्यूड कैंसिल हो गया, अगर इसका A1 है इसका A2 है, सर यहां पे A1 माइनस A2 हो गया। क्लियर। अगर बराबर होते हैं सर, बराबर होते हैं सर, मान लिया बराबर है सर, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ, कंस्ट्रक्ट करके एक बड़ा वेव बना, मतलब पर्दे पे अगर हम व्हाइट ब्लैक अगर ऐसे हम देखते हैं स्पेक्ट्रम, तो जो व्हाइट वाला स्पेक्ट्रम होता है वो भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होता है, और जो ब्लैक स्पेक्ट्रम उसके आगे हुआ वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होता है। अभी हम जब डिफ्रैक्शन देखेंगे, डिफ्रैक्शन में हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे। और अभी जब हम YDSC देखेंगे वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा इंटरफेरेंस का मामला। तो YDSC बेसिकली क्या है, YDSC केवल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, ओवरलैपिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। तो चलो भाई इंटरफेरेंस आपने देख लिया, समझ लिया दोनों इंटरफेरेंस। अब आ जाते हैं YDSC पे, क्योंकि वहां हम क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस का ही एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। लो भाई इंटरफेरेंस का एप्लीकेशन पार्ट, ध्यान देना, जितना YDSC में बताऊंगा उतना याद रखोगे आप, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बताऊंगा सारी चीजें भाई, क्यों परेशान हो। टॉपिक डालो, YDSE, सर YDSC का फुल फॉर्म क्या है, Y मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कुछ है ना भाई, ये लो यंग्स कौन है भाई, एक साइंटिस्ट साहब थे, यंग्स डबल स्लिट, दो स्लिट लेते हैं, ठीक है, अभी देखेंगे, डबल स्लिट, और E फॉर एक्सपेरिमेंट सबको पता है भाई, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, E फॉर एक्सपेरिमेंट। तो दो स्लिट लेके भाई YDSC साहब ने किया एक्सपेरिमेंट और उसको बोल दिया YDSC, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब भाई एक्सपेरिमेंट तो किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग भी की, वो हम देखेंगे अभी, एक्सपेरिमेंट को प्रूव करेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमें एक बात याद आ गई, आपको बतानी थी कि भाई लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हिट करिए लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि देखिए हम सारे टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं, और साथ साथ सारे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। और बोर्ड या नीट हुआ या जेई हुआ, न्यूमेरिकल्स इतने अच्छे लेवल का हम देखेंगे कि भाई एक भी डाउट नहीं रह जाएगा आपको पूरे कॉन्सेप्ट में। अभी तो थ्योरी पार्ट चल रहा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल पार्ट चलेगा 2 सेशन रखूंगा न्यूमेरिकल पे, पूरे टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे यार, कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो ये कहानी हम कंप्लीट करेंगे। और क्या, और लाइक सब्सक्राइब तो आपकी तरफ से बनता है, ठीक है। चलो भाई भूलिएगा नहीं, ठीक है, फील्ड फिजिक्स बाय सूरज पांडे, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया है, तुरंत खोलिएगा,
लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत जाके ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल देखने के बाद, और वहाँ आपको बेसिक नोट्स भी मिल जाएंगे, इनके न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, डीपीपीज मिल जाएंगी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसलिए भूलना नहीं है भाई। चलो, तो यहाँ हो गया सर, मार्कर कहाँ रख दिया, जेब में रख लिया, ये हो गया सर। चलिए वाईडीएस से शुरू करते हैं, लीजिए यंग डबल स्लिट। अब देखिए मैंने क्या लिया सर, ये लो एक स्लिट ले लिया, ये एक स्लिट ये ले लिया, डबल स्लिट है, ये हुआ एक स्लिट, ये हुआ एक स्लिट, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल स्लिट, ठीक है सर। ये पर्दा ले लिया हमने, स्क्रीन जहां पे लाइट पड़ रही होगी, ठीक है, ये हमने स्क्रीन ले ली। टेढ़ी हो जा रही है यार ये बार बार। लो भाई स्क्रीन ले ली हमने। चलिए भाई अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। वही साहब जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि भाई एक यहां पे लाइट सोर्स रख दिया, बल्ब जलाया, भाई लाइट यहां से भी गई यहां से भी गई। तो देखते हैं, देखिए ये है मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस दी हुई है डी, यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस बड़ा डी दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी और ये स्मॉल डी की डिस्टेंस, ठीक है, स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल डी, और स्क्रीन और ये इसके बीच की दूरी बड़ा डी। ये हो गया सर। सर यहां से कोई वेव निकली, यहां पहुंची, यहां से वेव निकली सर, यहां पहुंची, पहुंच गए सर। पहुंचने के बाद यहां हो गया आपका इंटरफेरेंस, मतलब यहां से सर कोई एक वेव निकली थी, यहां से वेव निकली और जाके एक दूसरे से मिल गए वहां पे, तो क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ वहां पे सर। अब इसी इंटरफेरेंस कैसे हुआ वो सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। अब देखो सबसे पहली चीज कि भाई हमने जब वेव ट्रेवल करवाया था तो उसमें एक फेज होता है, फेज, ठीक है, साथ ही साथ भाई रास्ते में भी तो जा रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस, दो चीजें होती है, एक फेज डिफरेंस, एक पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से दिखाते हैं, ये दोनों के फेज का डिफरेंस, मतलब वेव में जो फेज आता है ना, मतलब एक वेव आगे है एक वेव पीछे है, तो दोनों के लैगिंग आती है। मान लो एक वेव आगे है और एक वेव थोड़ा सा पीछे है, तो दोनों के बीच में जो लैग आता है वही फेज डिफरेंस कहलाता है। दूसरा होता है आपका पाथ डिफरेंस। पाथ से नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पाथ डिफरेंस सर क्या, पाथ मतलब होता है रास्ता, पाथ डिफरेंस सर, पाथ मतलब होता है रास्ता, रास्ते के बीच की दूरी। तो लो भाई ये आपका रास्ता होता, रास्ते में देखो जितना दूर ये ट्रेवल करेगा सर उतना ही दूर जाके ये ट्रेवल कर रहा है और इंटरफेरेंस हो रहा है। यहां से भी एक डॉट 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 बना दो, ठीक है सर, इंटरफेरेंस हो रहा है। अब ध्यान देना, मैंने ये लेट करना भाई, जो डी है वो बहुत स्मॉल है कंपैरिजन टू डी, ये याद रखना है। जो आपकी स्लिट के बीच की दूरी है वो बहुत कम है, और जो स्क्रीन पर्दे की दूरी है यहां से वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं सर, अगर ये एंगल आपने थीटा लिया, ये एंगल आपने थीटा लिया, ठीक है, अगर आपने ये एंगल थीटा ले लिया तो देखिए हम ये मान सकते हैं ना, क्योंकि बहुत दूर है पर्दा बहुत दूर है, तो हम ये मान सकते हैं, देखो, और इसके बीच की दूरी बहुत ही कम है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन का एंगल, इस वेव को हटाऊं, ध्यान देना, हम ये मान सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल बराबर। सर ये क्या कर रहे हैं आप, तो अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने सबसे पहली कंडीशन बोली कि सर ये कंडीशन अगर हुई, अगर मतलब अगर डी बहुत बड़ा है, मतलब पर्दा बहुत दूर है
और ये स्लिट के बीच की दूरी बहुत कम है, तो हम सीधा लगा सकते हैं। क्या सीधा? कि सर ये दोनों पॉइंट बहुत पास होंगे, बहुत पास होंगे, इतने पास है कि हम मान सकते हैं जितना एंगल ये बनाया उतना एंगल ये बनाया। ठीक है सर। अब सर पाथ में डिफरेंस कितना आया? तो सर यहां से ये पहुंचा, अब जल्दी पहुंच गया, यहां से ये टाइम लगाया। सर इस पे बनाओ परपेंडिकुलर। जैसे ही आपने परपेंडिकुलर बनाया, पता चल गया सर इतना डिफरेंस आया पाथ। यहां से यहां का रास्ता, यहां का रास्ता बराबर हो गया। सर पाथ इसको पॉइंट P मान लो। ठीक है सर, ये जो पॉइंट आपका ये हुआ, यही आपका पाथ डिफरेंस आया सर। सर अगर ये थीटा है, ध्यान देना, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये पूरा तो 90 था, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। और ये है सर 90, तो ये कितना बन गया? थीटा। क्लियर? तो यहां से हमने क्या किया, अगर ये थीटा है तो ये पूरा 90 है, तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये 90 माइनस थीटा और ये 90, तो ट्राइंगल के रूल से ये थीटा बन गया। क्लियर? इतना क्लियर हो गया सर। अब इसको मिटाओ थोड़ा सा, ध्यान दे दिया आपने कैसे निकला। ये पूरा 90 था, हमने ये थीटा बोला, हमने बोला भाई बहुत दूर है स्क्रीन, अगर स्क्रीन बहुत दूर है तो ये लाइन और ये लाइन हम मान सकते हैं कि लगभग बहुत पास हैं, तो जितना एंगल ये बनाएगा उतना एंगल ये बनाएगा। ठीक है, अब अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 हुआ तो ये थीटा हो गया। इतना क्लियर? चलो भाई अब इसको इतना मिटा दो, इतना, क्योंकि हम एनालिसिस करेंगे कुछ। ये लो भाई सर, पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? तो मान लो अगर ये पॉइंट S1 ले लिया, सोर्स स्लिट, ये S2 स्लिट ले लिया, सर पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? सर पार्ट डिफरेंस तो यही आएगा, S2P, ये दूरी S2P की दूरी, यही तो पार्ट डिफरेंस है सर। ये x1 होगा, ये x1 मान लिया, ये x1 दूरी चला, ठीक है, x1 दूरी चला, और दूसरे वाले ने x2 दूरी चला, x2 दूरी चला। तो सर दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? x2 माइनस x1, ये दूरी यहां से यहां तक। समझ आ रहा है ना? x2 माइनस x1। यही पार्ट डिफरेंस हुआ, जिसको हम S2P भी बोल सकते हैं, S2P भी बोल सकते हैं। यही पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये D तो समझ गए आप, ये D डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये D है पूरा। इसी S2 को कैलकुलेट करना है, इसी S2P को कैलकुलेट करना है, x2 माइनस x1 पार्ट डिफरेंस, यही आपका पार्ट डिफरेंस, यही आपका पार्ट डिफरेंस, डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स। पार्ट डिफरेंस आ गया। डिफरेंस पूरा लिख दूं क्या? लो भाई डिफरेंस भी पूरा लिख दिया, पार्ट डिफरेंस आ गया। सर यही कैलकुलेट करना पार्ट डिफरेंस। ठीक है, चलो तो कैलकुलेशन में भिड़ा जाए। चलो ध्यान देना, ध्यान देना। अब हमने क्या बोला सर? सर यहां से पहले थीटा निकालो, टैन थीटा। ये देखना, ये 90 है, तो ये देखना यहां से अगर मैं इसको नाम दूं, मैं इसको नाम दूं अगर Q, ठीक है, Q, इसको नाम दूं मैं अगर T और QT, और ये I नाम दूं QTI। ठीक है, तो इन ट्राइंगल QTI, QTI। ठीक है सर, Q वाला पॉइंट हुआ, डॉट डॉट वाली लाइन को देखना, ये भी डॉट डॉट देखना। देखो ट्राइंगल बना, तो यहां से टैन थीटा क्या आएगा सर? सर यहां से टैन थीटा आएगा, ये दूरी है, मैंने इसको y डेट कर लिया, इतनी दूरी y है सर, y अपॉन बड़ा D, ये आपका टैन थीटा आया सर, y अपॉन बड़ा D। इतना क्लियर? सर टैन थीटा की वैल्यू निकाल ली, साइड में रखता हूँ इसको, यहाँ लिख दो साइड में। सर टैन थीटा y अपॉन बड़ा D है। अब इसको हटाऊँ, वहाँ लिख दिया साइड में, वो चीज़ यूज़ करेंगे हम। अब ध्यान देना सर, पार्ट डिफरेंस इतना आया था, इतना आया था पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो अब इसको निकालते हैं। सर पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर? तो देखो ये एंगल थीटा है, थीटा,
तो क्या हुआ, ये 90 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। साइन थीटा क्या आएगा, ये ट्राइंगल देखना आप, S1 P S2 इन ट्राइंगल S1 P S2, ठीक है। साइन थीटा कितना आएगा सर, परपेंडिकुलर मतलब पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स अपॉन डी। सर पार्ट डिफरेंस क्या आया, पार्ट डिफरेंस आया डी साइन थीटा। ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया, डी साइन थीटा का आ गया पार्ट डिफरेंस। क्लियर, इतना आपका पार्ट डिफरेंस आ गया। लेकिन हमें पता है सर ये बहुत दूर है स्क्रीन, अगर स्क्रीन बहुत दूर है तो ध्यान देना साइन थीटा लगभग टैन थीटा के बराबर होता है, लगभग थीटा के बराबर होते हैं। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर है, ये वाला कॉन्सेप्ट ले रहा हूं मैं। तो यहां से क्या आया, साइन थीटा सर लगभग टैन थीटा के बराबर, लगभग डी के बराबर। यहां से आपने टैन थीटा निकाल के रखा ही था, इस टैन थीटा का यूज हम यहां करेंगे। तो इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, ये तो अब तो बहुत दिमाग में छप गया होगा आपके भाई। ये सर लो, यूज कर लीजिए सर। यहां ध्यान देना आप, सर आपका पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा आया था, डी सर साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं सर, डी थीटा लिखो इसको अपॉन पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स। सर यहां भी इसको थीटा ले सकते हैं, थीटा वाई अपॉन डी। तो इस थीटा को यहां रखो, वाई अपॉन बड़ा डी। तो ये आपका क्या आया, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस, पी डी फॉर पार्ट डिफरेंस, डी वाई अपॉन डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पार्ट डिफरेंस आपका आ गया डी वाई अपॉन डी। सर डी इसमें क्या है, स्मॉल डी है, स्मॉल डी क्या है, स्लिट के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, बड़ा डी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, ठीक है, स्क्रीन एंड स्लिट के बीच की दूरी बड़ा डी, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सर, ये तो क्लियर हो गया। सर आगे क्या, तो आगे पहले पानी फिर क्या, ठीक है, ये लो सर आगे क्या, तो आगे है y की वैल्यू निकालेंगे हम। तो y की वैल्यू क्या आएगी, पार्ट डिफरेंस d अपॉन डी। ठीक है, y की वैल्यू निकाल देंगे सर। सर यहां से y क्या आएगा, d को उधर भेजो इंटू डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी। सर ये y आया। सर 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 अब हम देखेंगे भाई कब आपका मैक्सिमा आता है और कब आपका मिनिमा आता है, ठीक है। जब दोनों वेव इंटरफेरेंस करती हैं तो आपको पता होगा कुछ जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जहां मैक्सिमा बनेगा, कुछ जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जहां मिनिमा बनेगा। तो सर यही चेक करना है कब मैक्सिमा आएगा कब मिनिमा आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां लिखता हूं सीधा मैं, इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना। अब सेंट्रल मैक्सिमा का केस कब बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम कब इंटरफेरेंस होगा, अगर आपका पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर हुआ। सर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है लैम्डा क्या है सर, वेवलेंथ है। सर लैम्डा होती है वेवलेंथ। तो अगर आपका पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर हो गया, ठीक है, पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर हो गया, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे
एक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब मैक्सिमम वैल्यू सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया, इसको लिख दो सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल या मैक्सिमा, या मैक्सिमा ही रहने दो यार, सेंट्रल मैक्सिमा तो एक पॉइंट होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर आपका पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा मिल जाएगा वहां पे। और अगर आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा भाई, n-1/2 के बराबर, तो मिनिमा मिलेगा। तो आपको बस यही वाला पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना है पाथ डिफरेंस के बारे में। एन लैम्डा मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी। सर मैक्सिमम क्या, सर इंटेंसिटी की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद लग रहा है ये लेक्चर तो काफ़ी लंबा खिंच गया, न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में, ठीक है। सर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी सर, सर मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ आएगी, जहाँ पे पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर। तो आपको ये याद रखना है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आएगी सर, रखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, डी एन लैम्डा अपॉन डी। तो यहां से क्या निकल के आया, वाई एन डी अपॉन डी, ये आपका आया। यहां सर एन क्या हो सकता है, एन 0 +-1 +-2 सो ऑन, 0 +-1 +-2 सो ऑन, एन की वैल्यू, ठीक है। एन लैम्डा डी बाई डी, ये आपका पाथ डिफरेंस हुआ। मतलब सर एन की वैल्यू यहाँ पे 0 +-1 +-2 सो ऑन, सर ये हुआ एन की वैल्यू 0 +-1 +-2। ये क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, जब आपका पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हो जाए, ठीक है। मतलब इंटीजर टाइम्स लैम्डा हो जाए, लैम्डा क्या वेवलेंथ सर, तो हम सर dx में हमने रख दिया एन लैम्डा, सर ये आ गया एन के लिए। सर ये क्या है वाई, ये वाई की वैल्यू ऑन द स्क्रीन, वाई देखा था ना स्क्रीन पे थी, वाई आपकी स्क्रीन पे थी भाई, ठीक है। तो वाई की वैल्यू जब ये होगी तो इसको हमने बड़ा वाई नाम दे देता हूं। इसको हम अगर नाम दें सर, इसको एक काम करो, बड़ा वाई नाम दे दो, क्योंकि ये सर मैक्सिमम इंटेंसिटी इसलिए बड़ा नाम दे दिया। अब सर मिनिमम इंटेंसिटी का देख लेते हैं सर, ठीक है। ये याद रहेगा आपको, यहीं लिख देता हूं मिनिमम इंटेंसिटी का, ये लो यहां मिनिमम इंटेंसिटी का लिख देता हूं, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी का लिख देता हूं यहां पे। ध्यान देना, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए डेल्टा एक्स क्या लिया हमने, मतलब पाथ डिफरेंस क्या लिया, एन लैम्डा। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हम क्या लेंगे, देखो एनसीईआरटीज में उसने n+1/2 लिया है, लेकिन हम जब स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करते हैं, देखो गलत वो भी नहीं है, सही वो भी है। अब वहां पे क्यों उसने n+1/2 लिया, हम यहाँ क्यों n-1/2 लेंगे, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आपको बस क्या लेना है, एनसीईआरटी के हिसाब से जिसका मन हो फॉलो करे। लेकिन मैं क्या बोलता हूं सर, मैं बोलता हूं सर डेल्टा एक्स को क्या लेना है आपको, n-1/2 लैम्डा। मैं ये चाहता हूं, ये ले लो बच्चों आप डेल्टा एक्स को। एनसीईआरटीज में n+1/2 गलत वो भी नहीं है, सही वो भी है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है जो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो सर ये लोगे जब डेल्टा एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा सर, यही रखता हूं मैं। तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या है सर, स्मॉल वाई एन ले लेता हूं, स्मॉल वाई एन इज इक्वल्स टू, ये रखो डेल्टा एक्स, तो n मतलब 2n-1 लैम्डा डी बाई डी, सर ये आ गया। सर यहां क्या n की वैल्यू, यहां n की वैल्यू 1 +-1 +-2 एंड सो ऑन। यहां 0 नहीं होगा सर, 0 क्यों नहीं होगा, तो ध्यान देना 0 पे हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, 0 पे हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। आप खुद सोचो, दोनों स्लिट है,
भाई इसको मिटा के दिखाता हूँ भाई। इतना क्लियर हो गया ये दोनों मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी, ये याद रखनी है आपको। देखना हमने क्या देखा था भाई, ये स्लिट बनाई थी, स्लिट एक पर्दा बनाया हमने, देखो सेंटर पॉइंट को यहां जोड़ा, ये जितनी दूरी चलेगा उतनी दूरी ये भी चल जाए। जब भी दोनों सेम दूरी चलेंगे तो आप समझ जाओ क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहां ब्राइट लाइट आएगी, ब्राइट लाइट। उसके बाद लाइट हल्की पड़ जाएगी, फिर ब्राइट, फिर हल्की, फिर ब्राइट, फिर हल्की, मतलब ब्राइट। ठीक है, ब्राइट के बाद डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ऐसे लाइटें चली जाएंगी, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, बी फॉर ब्राइट, डी फॉर डार्क, इस तरीके से लाइट चल जाएंगे। सेंट्रल पे ब्राइट मतलब सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। यहां मिनिमम इंटेंसिटी का ये कॉन्सेप्ट हुआ, तो मतलब देखो यहां पे एक चीज छूट गया। ठीक है, तो मिनिमम इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d, मैक्सिमम इंटेंसिटी का एन लैम्डा डी बाई डी। ये याद रखना सर, डी कौन सा लेना है, यहां ऊपर वाला बड़ा डी, मतलब बड़ी वैल्यू है तो ऊपर लो, छोटी वैल्यू डी की नीचे लो। ये और ये दो चीजें आपको यहां से याद रखनी है सर, ये और ये, साथ साथ एक फॉर्मूला। और जब भी आपको क्वेश्चन दे कि भाई आपको पार्ट डिफरेंस दे दिया गया है, तो हमेशा फेज डिफरेंस निकालना आना चाहिए आपको। फेज डिफरेंस क्या आता है, फेज डिफरेंस आता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये आपका फाई की वैल्यू, ठीक है, ये आपका फाई की वैल्यू। जब भी आपको पार्ट डिफरेंस दिया रहे तो कैसे फाई निकालेंगे, ये फेज डिफरेंस है फाई, ये आपका फेज डिफरेंस है फाई, ये पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका फेज डिफरेंस फाई, ये आपका पार्ट डिफरेंस। और इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये। तो यहां हमारा क्या होता है, YDSC का एंड होता है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते कैसे सर बनेगा, सर लाइटें कैसे बनेंगी, तो एक बार ध्यान देके देख लेते हैं। इसको मिटाऊं, इतना क्लियर हो गया, ध्यान देना। तो कैसे बनेंगे सर लाइट, स्क्रीन पे ठीक है सर, यहां मैक्सिमम बनेगा, फिर सर मिनिमा, फिर सर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। ठीक है, यहां क्या हुआ, ये वाला जोन ब्राइट, ये वाला जोन डार्क, फिर ये वाला जोन ब्राइट, ये वाला जोन डार्क, ये वाला जोन डार्क, ये वाला जोन ब्राइट। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्रिंजेस दिखेंगे, इनको बोलते हैं फ्रिंज। दो डार्क के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं फ्रिंज, या दो ब्राइट के बीच की दूरी, इसको भी फ्रिंज बोलते हैं। सर फ्रिंज किसे बोलते हैं, दो ब्राइट या दो डार्क के बीच की दूरी जो होती है उसको फ्रिंज बोलते हैं। ठीक है, तो सर फ्रिंज एक कॉन्सेप्ट है। सर इतना देख लिया हमने क्या, सर अगर दो स्लिट्स लाइटें जा रही होंगी, सर सेंट्रल पे मैक्सिमम बनेगा, उसके बाद सर मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, ऐसे इंटेंसिटी है सर, सबकी इंटेंसिटी बराबर होगी जो मैक्सिमम वाले की रहेगी, मिनिमम वाले की जीरो इंटेंसिटी होगी सर। मिनिमम वाले पे डार्क मतलब ब्राइट लाइट, डार्क लाइट, ब्राइट लाइट, डार्क लाइट का स्पेक्ट्रम दिखेगा। एक बार ब्राइट लाइट मतलब व्हाइट लाइट, फिर ब्लैक दिखेगा, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक। ये स्पेक्ट्रम मैं कोशिश करूंगा आपको फिगर दिखाने के लिए,
जब वीडियो में, अगले वीडियो में, ठीक है, मैं आपको फिगर दिखाऊंगा जरूर स्पेक्ट्रम का, वाइट डार्क एनसीईआरटी में दी गई होगी, ठीक है सर। तो ये हो गया सर। अब देखो फ्रिंज क्या होता है, फ्रिंज क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट एंड डार्क, ठीक है, टू ब्राइट एंड डार्क। तो सर फ्रिंज क्या है, एक आखिरी कॉन्सेप्ट फ्रिंज, सर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट फ्रिंज, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट एंड और डार्क, क्या, डार्क लाइट। तो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट एंड डार्क लाइट वो कहलाती है फ्रिंज। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, तो देखो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट एंड डार्क लाइट। तो हमने मान लिया, चलो y बड़े वाले का मान लेता हूं सर, ब्राइट वाले का एक बार, yn+1 -yn, ये बनेगा बीटा से लिखते हैं फ्रिंज को, बहुत एनसीईआरटी में आपके ओमेगा से लिखा जाता है। तो किसी से भी लिखो फ्रिंज, चाहे बीटा से लिखो चाहे ओमेगा से लिखो, एनसीईआरटी में इसको ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा से, मैं बीटा से लिखता हूं, ठीक है सर। सर क्या लिखा था हमने, ब्राइट वाला फ्रिंज, सर वाई बड़ा वाला क्या लिखा था, एन लैम्डा बड़ा डी अपॉन स्मॉल डी, वही यूज करेंगे सर। n+1 लिखो n की जगह पे, तो क्या हुआ, n+1 लैम्डा बड़ा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस एन लैम्डा बड़ा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये वाला n वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, लैम्डा डी अपॉन डी, चाहे ओमेगा बोलो इसको चाहे बीटा बोलो। तो ये हुआ क्या, फ्रिंज, इसको बोलते हैं फ्रिंज विथ WYDTH, फ्रिंज विथ। सर ये होता है लैम्डा डी अपॉन डी, क्लियर। तो हमने आज इंटरफ्रेंस पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने YDSC भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब याद है दो फॉर्मूले वो वाले YDSC वाले बताया था, मैं क्या बताया था, लैम्डा डी, ये भी देखो लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। तो सर फॉर्मूले क्या क्या याद रखने हैं आज सर, तो हमने क्या बताया, कंक्लूजन, आज के लेक्चर का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है सर पहला फॉर्मूला ए नेट याद रखना है सर, कितना आया था, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos phi, सर ये याद रखना है 1/2, ठीक है सर। सर इंटेंसिटी, सर इंटेंसिटी कितनी आई थी सर, I1 + I2 + 2 I1 I2 cos phi, सर इंटेंसिटी याद आ गई, ये दो चीज याद रखनी है सर। तीसरा क्या याद रखना है सर तीसरे में आपको YDSC वाले याद रखने हैं, इसमें दो स्पेशल केस हुए थे, स्पेशल केस वाले दो याद कर रहे हो। इसमें क्या स्पेशल केस था सर, एक तो था सर अगर आपका A1 बराबर A2 बराबर A0 है, इसको हम बोलते हैं क्या, मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, इसको हम लोग अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं तो हम इसको सीधा सिंपल क्या बोलते हैं, क्या आता है भाई, ध्यान देना सर, ए आ जाता है आपका A0 to A0 cos phi/2। सर इंटेंसिटी अगर I1 बराबर I2 बराबर I0, तो क्या आती है इंटेंसिटी
4I0 cos स्क्वायर 5/2। सर ये इंटेंसिटी आ गई। और YDSC वाला हमने देखा ही था क्लियर कि भाई YDSC में दो फॉर्मूले थे, एक तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का था, एक मिनिमम इंटेंसिटी का था और एक पार्ट डिफरेंस का था। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर खत्म। अगले लेक्चर में YDSC के क्वेश्चंस करेंगे, तो अगला लेक्चर आना मत भूलिएगा। और आज प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको पता है फील फिजिक्स बाय सूरज पांडे इज द बेस्ट चैनल ऑफ JEE नीट एंड बोर्ड्स। ठीक है, डू ज्वाइन द चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कौन सा चैनल? टेलीग्राम चैनल, where you get the PDF of all these lectures as well as you will also get the study material। और साथ ही साथ you will also get my proper guidance if you join the channel and ask me any doubt in the channel। Okay, चलो ठीक है, गुड बाय बच्चों, टेक केयर।